हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और अगर आप लोग किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि चाहे आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या आने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस आने वाला है, यानी एमटीएस की वैकेंसी जब आएगी उसके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने साइंस के क्वेश्चन भी लिए हैं, संविधान के क्वेश्चन भी लिया है, इतिहास के क्वेश्चन भी हैं, जियोग्राफी के क्वेश्चन भी हैं, और 5 ईयर प्लान के भी क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन साइंस का देखिए, अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं। तो अगर ऐसा जनरली पूछा जाता है तो ये आप लोग किस आधार पर देंगे? पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर देंगे। आप लोगों को पता होगा पदार्थों को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, पहला भौतिक होता है, दूसरा रासायनिक। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को कितनी भागों में डिवाइड किया गया है? 5। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट, यानी कि बीईसी। और रासायनिक आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन से? पता होगा आप लोगों को, तत्व होता है, यौगिक मिश्रण होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये 3 होते हैं। और 5 भौतिक आधार पर कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, वो आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ऐसा जनरली जब पूछा जाता है तो आंसर आप लोग क्या देंगे? 5। अभी तक पदार्थों की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? 5 खोजी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब पाँचों में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला ठोस से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था है जिसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है। तो ठोस होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है, आकृति भी उसकी निश्चित, आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर 1 किलो का कोई पत्थर है, उसे एक जगह से उठाकर रखेंगे दूसरी जगह, तो वो पहले स्थान पर जितना जगह घेरे रहता है दूसरे स्थान पर भी उतना ही जगह लेता है। और लेकिन अगर हम लोग द्रव की बात करें तो उसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। आप कोई पानी, आप पानी लीजिए, किसी छोटे बर्तन में रखेंगे, जितना पानी उसमें आया रहेगा आप उससे बड़े बर्तन में रखेंगे तो पूरे बर्तन में फैल जाएगा। तो देखिए उसका आयतन तो निश्चित है। अगर 1 लीटर पानी उसमें था तो 1 लीटर पानी उसमें भी होगा, लेकिन आकृति वो उसी आकार का ले लेगा जिसमें उसे आप रखेंगे। तो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। और बात कर ले गैस की, तो गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है ना तो आयतन। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए किसमें विसरण गति सबसे अधिक होती है। तो विसरण गति की बात करें, गति और गतिज ऊर्जा की बात करें, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठोस, गैस, द्रव। अब ये विसरण गति क्या होती है? फैलने, जो फैलते हैं इसी को विसरण गति कहते हैं। यानी कि फैलने की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, ठोस पर अगर कोई बल वल नहीं लगाया जाएगा तो ठोस में विसरण गति नहीं होती है, यानी कि अगर होती भी है तो बहुत कम। और द्रव की बात करें तो फैलता ये भी है, यानी कि ठोस भी फैलता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन बहुत कम। द्रव की बात करें हम लोग तो द्रव गैस की अपेक्षा कम फैलता है। सबसे अधिक गति किसमें होगी? तो ध्यान रखेंगे गैस में विसरण गति सबसे अधिक होती है, और गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो गैस में होती है, ध्यान रखेंगे। और अणुओं के मध्य अंतराणविक बल सबसे अधिक ठोस में होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अणु सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधे रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने पदार्थ की अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और ये अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? अब आप लोगों को 2 पता होगा और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? जो अस्थायी होता है, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक चीज़ से कोई पदार्थ बनी, दोबारा उस पदार्थ से एक पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो दोबारा उस चीज़ से उस पदार्थ को न बनाया जा सके, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? चीज़ें रिवर्स होती हैं, ये अस्थायी, यानी कि ये अस्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग। अब ये कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, चीज़ें अस्थायी होती हैं, ये रिवर्स होता है। किसी पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो उस चीज़ से उस पदार्थ को दोबारा बनाया जा सकता है, वो होता है भौतिक। लेकिन रासायनिक में
किसी पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो उस चीज़ से दोबारा उस पदार्थ को बनाया नहीं जा सकता, चीज़ें रिवर्स नहीं होती, तो ये रासायनिक। तो अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो आप लोग इससे बहुत, यानी कि इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। अब देखिए किसी लोहे में जंग लगता है तो जैसे किसी लोहे में जंग लगा तो क्या होता है, लोहा हल्का हो जाता है। तो क्या दोबारा उसे रिवर्स किया जा सकता है, पुनः उसे उसी तरह लाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक? तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसे रिवर्स ना लाया जा सके। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो आप लोगों को पता है पानी से बर्फ़ बनना। अगर पानी को ठंडा कर कर बर्फ़ बना दिया गया है तो फिर से बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ये अस्थायी हो गया। लेकिन वही मोमबत्ती का जलना पूछ लिया जाए, मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती ख़त्म हो गई, तो क्या मोमबत्ती को दोबारा लाया जा सकता है? तो नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वहीं अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछ लिया जाए, मोमबत्ती पिघल जाएगी तो वहीं रहेगी, दोबारा मोमबत्ती को, यानी कि मोमबत्ती पिघली आप लोग, तो उसे मोमबत्ती अगर पिघल गई है तो दोबारा उससे मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत फंसाता है। मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि खाना का पकना, अगर खाना पक गया है तो उसे दोबारा उसी तरह पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भोजन का पचना, जो पेट में भोजन पचता है, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में दोबारा चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या है? कपूर एक ठोस है, सभी को पता है। अर्ध ठोस मत आंसर दीजिएगा, ठोस है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आज जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं वो पदार्थ की अवस्था से लिया है क्वेश्चन सारा, ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे, मिश्रण, यौगिक, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो क्लियर होगा। मोमबत्ती का जलना, तो मैंने बताया अगर मोमबत्ती पिघल रही है, ये बहुत फंसाता है। अगर पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखिए, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे हम लोगों के केमिस्ट्री के। आई होप 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हार्नबिल बहुत पूछा जाने वाला उत्सव है, और इस राज्य से ज़्यादातर यही एक उत्सव पूछा जाता है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इस राज्य का नागालैंड का है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो यहाँ मोआसू भी मनाया जाता है, उसके बाद मोआसू हो गया, बांस उत्सव भी हो गया, ये सारे नागालैंड के हैं। लेकिन ध्यान हार्नबिल रखना है और इसे कभी नहीं भूलना, ये बहुत पूछा जाता है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। महाराष्ट्र की बात पूछे तो महाराष्ट्र में ध्यान रखेंगे कोजागिरी उत्सव मनाया जाता है, कोजागिरी उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ की बात करें, कोजागिरी हो गया, और खंडोबा उत्सव भी यहीं मनाया जाता है, खंडोबा उत्सव, कोजागिरी उत्सव और निराला उत्सव यहीं मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के फोक डांस बहुत पूछा जाता है, लावड़ी, तमाशा, धनगरी, गजा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेघालय के उत्सव की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, नोंगक्रेम हो गया, सादा सुख हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, तो मेघालय के। तो नागालैंड का हार्नबिल उत्सव हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर हो किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है। जैसे पता होगा आप लोगों का, कोई भी पेपर हो तो एक दिन में पेपर हो रहा है तो किसी न किसी शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे किस समिति द्वारा उसे जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, लेकिन आता जरूर है। तो वैसे ये भी है, हार्नबिल उत्सव पूछा जरूर जाता है। जावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जावा उत्सव हो गया, फूडी उत्सव हो गया, जावा उत्सव, फूडी उत्सव, जावा, और उसके बाद फगुआ उत्सव, भाई भीख उत्सव,
टुसु उत्सव, ये सारे एक ही राज्य के हैं। किस राज्य के हैं तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के हैं। और सरायकेला छऊ जो है उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है तो झारखंड में मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा छऊ 3 होते हैं, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। तो जो पुरुलिया छऊ है, पुरुलिया बंगला, तो बांग्ला यानी कि वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। मयूरभंज छऊ, तो मयूर क्या करता है, उड़ता है, तो उड़ीसा का हो गया। और सरायकेला, केला कहाँ होते हैं तो झाड़ियों में होते हैं, तो झारखंड हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। छऊ बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो भी। और बात करें हम लोग कि जावा उत्सव कहाँ का है, तो जावा हो गया, फगुआ हो गया, और भाई भीख उत्सव हो गया, चांदी उत्सव हो गया, और सरहुल भी यहाँ मनाया जाता है और बिहार में भी मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश का उत्सव की बात करें तो आप लोगों को पता होगा नलबारी, चैतरूल और रोहिणी उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं। हाँ, लोग उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं तो यहीं के हैं, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के। और ओणम उत्सव और नौकायान जो होता है, वल्लम काली बोट रेस, ये केरल में। और ओणम उत्सव तो मत भूलिएगा कहाँ का है, केरल का है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रजनीगबरा हरनी गबरा किस राज्य का उत्सव है। रजनीगबरा हरनी गबरा उत्सव किस राज्य का है, तो मैंने बताया था आसाम बिहू आई, उसने क्या किया, नाक में दम कर दिया, तो मीदम मीफी। तो रजनीगबरा और हरनी गबरा उत्सव कहाँ का है, असम का है। और बिहू मत भूलिएगा, बिहू भी कहाँ का है तो ये असम का है। रोंगाली बिहू, कट्टी बिहू और माघ बिहू 3 होते हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो आज शाम बिहू आई, उसने नाक में दम कर दिया, तो दम से मीदम मीफी ध्यान रखेंगे। और माजुली यहीं का है, इस यानी कि असम के बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या, बिहू, मीदम मीफी, माजुली, देहिंग पटकाई, रजनीगबरा, हरनी गबरा, ये सारे कहाँ के हैं, असम के हैं। आंध्र प्रदेश का ध्यान क्या रखेंगे, उगादी उत्सव कहाँ का है, उगादू, दुर्गा अम्मा विशाखा भी यहीं का है, तो ध्यान रखेंगे। और फ्लेमिंगो उत्सव भी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का ही है। तो फ्लेमिंगो उत्सव, उगादी उत्सव, दुर्गा अम्मा विशाखा उत्सव, ढकनी उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश का। और बिहार का मैंने बताया सरहुल है, बिहार का क्या है, सरहुल है। और छठ पूजा भी यहीं होता है। सोनपुर मेला, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है, सोनपुर मेला। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मैंने कई बार बताया है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का मैंने कई बार आप लोगों को बताया क्या, पांगसाऊ, तोर गया, न्योक्युम, जायरो, मुरुंग, तमिलनाडु, सोलुंग, ये सारे कहाँ के हैं तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये है वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर, ये आप लोगों को पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि बहुत पूछी जाती है, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत रत्न 1999 में मिला था। माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ ये उल्टा लिख गया है, माई लाइफ माई म्यूजिक है, ध्यान रखिएगा। माई लाइफ माई म्यूजिक ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, वो भी क्या है, सितार वादक है, तो ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं, इनकी बेटी का नाम अनुष्का शंकर है। बहुत पूछा जाता है वो भी किससे संबंधित है तो सितार से ही संबंधित है। इनकी पत्नी का नाम क्या है तो ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा देवी, लेकिन वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा सुरबहार वाद्य यंत्र। तो बहुत पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सुरबहार से। अनुष्का शंकर तो सितार वादक से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी मैंने बताया माई लाइफ माई म्यूजिक, और 1999 में भारत रत्न मिला इन्हें, ध्यान रखेंगे, सितार वादक से संबंधित है। सितार से और कौन कौन से संबंधित हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, तो नाम क्या ध्यान रखेंगे, बिलायत खां। बिलायत खां किससे संबंधित है तो ध्यान रखेंगे सितार वादक से ही संबंधित हैं। उसके बाद और नाम ध्यान रखना चाहिए, तो जितने भी शंकर से अधिकतर रिलेटेड होंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, सितार से। जैसे नाम बताएं तो हरशंकर भट्टाचार्य हो गए, ये भी इसी से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा अरविंद पारेख, शाहिद परवरेज, बंदे हसन,
उमा शंकर मिश्र, ये सारे किससे संबंधित है? तो सितार से ही संबंधित है। तबला वादक की बात करें तो पता होगा कि 2024 में जाकिर हुसैन आप लोगों को पता होगा सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाए थे 1988 में, उनका निधन हो गया है। तो किससे संबंधित थे? तबला वादक ही थे, ध्यान रखेंगे उनका भी नाम। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा। फेलियर इज अ टीचर किसकी पुस्तक है? और जिसकी ये पुस्तक है वो बहुत पूछे जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर भी किसकी है? APJ अब्दुल कलाम जी की है। और ये सारे ध्यान रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर और फेलियर इज अ टीचर, ये बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। इंडिया माई ड्रीम किसका है? ये भी इन्हीं का है। अरुंधति राय का क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गांधी जी की द ट्रूथ इन्हीं की है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की। अम्बेडकर की मूक नायक है। वेटिंग फॉर अ वीजा भी किसका है? तो अम्बेडकर जी का है, तो आप लोगों को पता होगा। दीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता एक ही होती है, और ये एक मूल राशि भी है, 7 मूल राशियां हैं, आप लोगों को पता होगा। ज्योति तीव्रता भी उसमें से एक है, इसीलिए पूछा जाता है। तो कैंडला ध्यान रखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक से संबंधित है? तो 148 से 151 किससे संबंधित है? ये कैग से ही संबंधित है। और वर्तमान में कैग कौन है पूछा जाएगा करंट का क्वेश्चन, तो के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो पता होगा पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री ही होते थे। तो उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी क्या है? यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना यानी कि किसने अपने भाई के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, और ये गुप्त संगठन था। तो ध्यान रखेंगे, BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी लोगों को पता होगा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी, खून के बदले खून, सभी लोगों को पता होगा, उसका नारा रखा गया था। भारतीय क्रांति की माँ भी यहीं से पूछा जाता है। 1907 में स्टुअर्ट में आप लोगों को पता होगा, उन्होंने सोशलिज्म पर भाषण देते हुए झंडा फहराया था। तो वो एक महाराष्ट्र की पार्सियन महिला थी, तो उन्होंने फहराया था जर्मनी में स्टुअर्ट में, तो उन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? तो ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट की यानी कि इनके मार्गदर्शन में एनी बेसेंट जी के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और एनी बेसेंट जी की 2 बुकें हैं जो बहुत पूछी जाती है, पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो सोसाइटी है ये PCS लेवल के एग्जाम तक में पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट। और कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने किया था? सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था। तो बॉम्बे में किया था 31 मार्च 1867 में। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग जी ने। तो यहाँ से आप लोग ऐसे नोट करते चलेंगे तो सारे आप लोगों के कवर हो जाएंगे। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सभी को रट गया होगा। लाला हरदयाल का मैंने आप लोगों को बताया था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1 नवंबर 1913 को मैंने बताया था, किसने किया था? लाला हरदयाल जी ने किया था, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे, लेकिन दूसरे की बात करें हम लोग तो हिंसांग थे, ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, प्रथम नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक है
इंडिका बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे? बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। किसके दरबारी कब थे? हर्षवर्धन के दरबारी कब थे? और इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है, ध्यान रखेंगे। किसने? बाण भट्ट ने। तो हर्षवर्धन के दरबारी कब थे और इन्होंने हर्षचरित लिखा है, ध्यान रखेंगे। माल्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो माल्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, ध्यान रखेंगे, 1909 में आया था। और इसी के द्वारा पहली बार यानी कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की बात हुई थी, यानी कि उनके लिए ये निर्वाचन अलग करवाए थे। तो ये अधिनियम माल्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था, ध्यान रखेंगे। और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में। 1919 में ही आप लोगों को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए सभा हुई थी अमृतसर में, आप सभी लोगों को पता होगा। और फिर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में भी आया, 1919 में ही आया था, ध्यान रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सारे ये यानी कि इसे ध्यान रखेंगे। और यहीं से अगर आप लोग ध्यान रखना चाहें तो बहुत पूछा जाता है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। लेकिन 1928 की बात करें तो यहीं में एस जोड़ दीजिए, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। ये भी ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष पूछे जाते हैं, यानी कि स्थापना किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो ये सारे, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।